Hello everybody, welcome to this new lecture in the mathematical physics series. वेक्टर कैलकुलस का अपने यूनिट ख़त्म करके अब हम नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ रहे हैं. ओके, इनफैक्ट ये आपके सिलेबस वाइज वैसे लास्ट यूनिट है, मैं पहले इसे कवर कर रहा हूँ. इस यूनिट में बेसिकली हमने दो जिन्हें हम इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स कहते हैं, लप्लास एंड फूरियर ट्रांसफॉर्म, उनको डिस्कस करना है. और उसके अलावा फूरियर ट्रांसफॉर्म के साथ हम फूरियर थ्योरम या फूरियर सीरीज़ जो कहते हैं वो एनालिसिस में पढ़ेंगे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और फिज़िक्स में आगे बहुत जगह यूज़ होता है. ओके, बट लेट्स स्टार्ट विद लप्लास ट्रांसफॉर्म. और लप्लास ट्रांसफॉर्म से पहले इन जनरल थोड़ा सी बात करते हैं. पहले इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म क्या है. इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म कई तरह के होते हैं, ठीक है. हमने केवल दो स्टडी करने हैं, अदरवाइज़ पूरी एक बहुत लंबी फैमिली है. लप्लास ट्रांसफॉर्म, फूरियर ट्रांसफॉर्म तो हम स्टडी करेंगे. इसके अलावा हेंकेल ट्रांसफॉर्म होता है आपका, मेलिन ट्रांसफॉर्म होता है. फूरियर ट्रांसफॉर्म के अलग अलग टाइप्स होते हैं, कोसाइन ट्रांसफॉर्म होता है, साइन ट्रांसफॉर्म होता है. जो आपके स्पेशल फंक्शंस आते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स में, उनके साथ आप एसोसिएट कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशंस, हर्माइट ट्रांसफॉर्मेशन या हिल्बर्ट या जैकोबी एंड लेजेंड्रे, ऑल दीज. तो बहुत तरह के ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं. बट इसका बेसिक आइडिया क्या है? आइडिया ये है, माना आपके पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ टी, ओके, उससे आप एक दूसरा फंक्शन डिराइव करेंगे यूजिंग ए प्रोसेस लाइक दिस. हम एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल डिफाइन कर रहे हैं. इम्प्रॉपर इसलिए कह रहे हैं कि ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इन जनरल इसकी लिमिट रन हो रही है. हमेशा ऐसी होनी जरूरी नहीं है, बट मोस्ट जनरली ऐसा लिखा जा सकता है हमेशा. ओके, इसी से रिलेटेड फिर इस इंटीग्रल के कन्वर्जेंस के इशू आते हैं. मैथमेटिकली हम बहुत डीप एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे कि क्या हो रहा है. हम यूजुअली इंटीग्रेशन परफॉर्म करके और अपना आंसर निकालने में इंटरेस्टेड रहेंगे. बट मैथमेटिकली आपको इंश्योर करना पड़ता है कि लिमिट्स एग्जिस्ट कर रही हैं, मतलब आपका इंटीग्रल कन्वर्जेंट वगैरह है. बट अगर आप एक डेफिनेशन देखें, टेक्निकल डेफिनेशन, तो ये है एफ टी आपके पास कोई फंक्शन था और आपने उसे एक फंक्शन से मल्टीप्लाई किया, के विच इज़ अ फंक्शन ऑफ टी. का फंक्शन तो है ही, लेकिन टी के अलावा वो एक और वेरिएबल या आप इसे पैरामीटर भी कह सकते हैं. ओके, एक और पैरामीटर पी या का फंक्शन है और इसे मल्टीप्लाई करके आप माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करें. तो क्योंकि ये टी के ऊपर डेफिनेट इंटीग्रल है, तो टी तो इंटीग्रेशन के बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन ये पी पैरामीटर या वेरिएबल सर्वाइव करेगा. तो जो आपको चीज़ मिलेगी वो इस पी पे डिपेंड करेगी. तो लेट्स कॉल दिस क्वांटिटी जी. जी इज़ अ फंक्शन ऑफ पी. तो यही जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म. ये जो फंक्शन हमारे पास था, हमने इसकी मदद से इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, एक इंटीग्रेशन की प्रोसेस करके इसको इससे मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करके विद इन अप्रोप्रिएट लिमिट्स हमने एक नया फंक्शन ऑब्टेन किया है. अब ये नए फंक्शन का नाम मैं आगे कुछ और भी रख सकता हूँ. यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी आती है, जैसे स्टार्टिंग फंक्शन हमारा टी का फंक्शन है, तो इसे हम कहेंगे ये टी स्पेस में ये फंक्शन था. ठीक है, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, लेकिन ये फंक्शन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है, तो इसको हम कहते हैं ये टी स्पेस का फंक्शन था. जबकि ये पी का फंक्शन, या पी के बजाय अगर मैं इस वेरिएबल का नाम एस रखूँ तो ये एस. ओके, मैं हो सकता है आगे मिक्स्ड नोटेशन यूज़ होते रहें, तो मैं पहले ही स्पेसिफाई करना चाहता हूँ. ओके, स्टार्टिंग फंक्शन टी स्पेस से स्टार्ट कर रहा है, और ये जो हमने प्रोसेस की जिसे हम इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म कह रहे हैं, उसके बाद जो फंक्शन ऑब्टेन हुआ वो पी स्पेस, या अगर पी की जगह एस है तो एस स्पेस का फंक्शन है. तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कि हमने इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म कर दिया है. ये जो नया फंक्शन है इसे हम कहेंगे ये हमने एफ टी का इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म किया है इस फंक्शन की मदद से. और इस फंक्शन को जो हम कहते हैं इट इज़ कॉल्ड दी कर्नल ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन. कई बार इसे न्यूक्लियस भी कहा जाता है, बट इट इज़ कॉल्ड द कर्नल ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, इस फंक्शन की मदद से. तो यहीं से आप देख सकते हैं के की अगर आप अलग अलग अप्रोप्रिएट चॉइसेस लें तो आप कई तरह के ट्रांसफॉर्मेशंस डिफाइन कर सकते हैं. इनफैक्ट ये जो अलग अलग टाइप के ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, ये बेसिकली इनमें जो डिफरेंस होता है, इनका कर्नल अलग अलग होता है, किस फंक्शन से मल्टीप्लाई करके हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, और इंटीग्रेशन की लिमिट्स भी वेरी करती हैं. ओके, ये इंटीग्रेशन की लिमिट हमेशा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी रन नहीं करेंगी, चेंज हो सकती हैं, T1 टू T2 फॉर एग्जाम्पल, टी की वैल्यूज़. बट ये तो कर्नल और लिमिट्स के हिसाब से आप अलग अलग इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स डिफाइन करते हैं. ओके, तो let me again read this. Given a function ft, another function which is derivable from it by an improper integral of this form is called the integral transform of ft. इसी को आप इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म कहेंगे. इसके लिए जो सिंबल यूज़ किया जाता है, कई बार नोटेशन कुछ इस तरीके के भी होते हैं. माना ये स्टार्टिंग फंक्शन f फंक्शन ऑफ टी है, तो इसका जो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है उस फंक्शन को भी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, बट उसका जो डिपेंडेंस है वो पी पे है. तो ये पता लग जाता है, अच्छा ये टी स्पेस वाला फंक्शन है और ये पी स्पेस वाला फंक्शन है. इनफैक्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म में तो ये चीज़ कई बार यूज़ की जाती है. दोनों फंक्शंस का जो सिंबॉलिक नेम है वो सेम रहता है, लेकिन उसकी डिपेंडेंस से पता लग जाता है कि आप उस फंक्शन के ओरिजिनल फंक्शन की बात कर रहे हो कि उसके ट्रांसफॉर्म की बात कर रहे हो. ओके, तो ये सारे वो हैं. मैं वैसे कोशिश करूँगा अपने नॉमेनक्लेचर को थोड़ा और क्लियर रखने की, आगे मैं क्लियर करूँगा, बट
इसमें आप कंफ्यूज ना हो। और कई बार ऐसे भी लिखा जाता है, माना ट्रांसफॉर्मेशन का नाम टी है, इन जनरल बहुत हम अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, लेकिन माना ट्रांसफॉर्मेशन का नाम टी है, तो टी हमने किस पे अप्लाई किया है, एफ टी पे, इसका ट्रांसफॉर्मेशन किया है। तो ये फंक्शन जिसे हम जी पी या जी एस जो भी लिख रहे हैं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, टी कर्ली ब्रैकेट के अंदर जिस फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन हमने किया है। ओके, तो ये सारी लैंग्वेज हम यूज़ कर सकते हैं, ये सारे नोटेशन हम यूज़ कर सकते हैं। जी पी को आप यहाँ पे कहेंगे, ये जो फंक्शन है राइट हैंड साइड में, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में, इसे आप कहेंगे ये इस एफ टी का इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है, लेकिन किसकी मदद से, इस कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या न्यूक्लियस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से। ओके, अब पहले थोड़ा सी एक मैं बात करूँगा, ये ठीक है हम एक आइडिया हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बट ये इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का नोशन क्या है, क्यों, इसकी फिलॉसफी क्या है, लेट मी से इट कि फिलॉसफी क्या है। एक्चुअली इस फिलॉसफी को भी या इसका जो नोशन है इसको भी आप बाद में ही समझ पाएंगे, पर अभी मैं आपको हल्का सी हिंट कर रहा हूँ। जैसे पहले ट्रांसफॉर्म की बात करें, ट्रांसफॉर्मेशन कोई नया कंसेप्ट नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक, अगर फंक्शंस की बात करें, एक फंक्शन को दूसरे में बदलना, और नए फंक्शन में भी पुराने फंक्शन की इन्फॉर्मेशन मौजूद हो सकती है। आपने फंक्शन को चेंज किया, आप ये ना सोचें यहाँ f से g बनाया, आपने f को चेंज करके g कर दिया, ये तो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है। लेकिन नॉर्मल आप डिफरेंशिएशन का ऑपरेशन सोचिए, एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, आप उसे डिफरेंशिएट करके 2x बनाते हैं, ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, दिस टू आर डिफरेंट फंक्शन, लेकिन आपने एक ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। ओके, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन में बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपको जो नई चीज़ ऑब्टेन हुई, हो सकता है उसमें पुराने वाली इन्फॉर्मेशन अभी भी बाकी हो। पुराने वाली इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन के सेंस में सोचें, अगर आप किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, एक्स स्क्वायर का फॉर एग्जांपल 2x मिलता है, और 2x का आप इंटीग्रेशन करें तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस सी मिलता है। ओके, सी को अगर आप भूल जाएँ, ओके, उसको कैसे डील करते हैं वो अलग बात है, बट ओरिजिनल फंक्शन को अगर आपने ट्रांसफॉर्म करके दूसरा फंक्शन बना भी दिया, तो इससे आप फिर से अपने ओरिजिनल फंक्शन पे वापस लौट सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्म का आइडिया यही है, इसको हम कहेंगे ट्रांसफॉर्म और इसको हम कहेंगे इन्वर्स ट्रांसफॉर्म। तो इनफैक्ट इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स के साथ भी हम इन्वर्स ट्रांसफॉर्म भी डिफाइन करेंगे। यहाँ पे हम f से एक नया फंक्शन g बना रहे हैं, और बाद में इस फंक्शन g से हम फिर से अपना फंक्शन f रिकवर कर सकते हैं। तो बेसिकली इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का पहला नोशन तो ये है कि हमारी कोई इन्फॉर्मेशन लॉस्ट नहीं होती है। लॉस्ट का मतलब f की जो इन्फॉर्मेशन है वो इस इंटीग्रेशन को करने के बाद ख़त्म नहीं हो रही है, वो इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे रूप में g में चली गई है। बाद में अगर हमें फिर से अपना f कंस्ट्रक्ट करना होगा, माना आपको ये फंक्शन दे रखा है, तो हम एक दूसरा प्रोसेस डिफाइन करेंगे जिसे हम कहेंगे इन्वर्स इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। उस इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का इन्वर्स, जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा तो लाप्लास का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो उससे हम इस फंक्शन से फिर से ये फंक्शन बना लेंगे। तो ट्रांसफॉर्म बेसिकली ये है, एक से f से g कंस्ट्रक्ट किया और बाद में g से f कंस्ट्रक्ट, तो ये तो हुआ ट्रांसफॉर्म। लेकिन ये जो मैंने आपको डिफरेंशिएशन का नोशन दिया, आप ऐसा सोचिए, ये f की दुनिया है, ये फंक्शन की दुनिया है, ये एक्स स्क्वायर वाली दुनिया, और आपने इस पर डिफरेंशिएशन ये d अप्लाई किया, आपको उसका मिल जाता है f डैश डिफरेंशिएशन को। डिफरेंशिएशन की दुनिया अलग है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, लेकिन आप इस f डैश की दुनिया से, इस स्पेस से फिर से इस स्पेस में वापस लौट सकते हैं, जिसे हम इंटीग्रेशन कहते हैं। इंटीग्रेशन करके 2x का इंटीग्रेशन करके फिर से वो फंक्शन रिकवर हो जाता है। तो ट्रांसफॉर्म और इन्वर्स ट्रांसफॉर्म का नोशन ऐसा ही है, वही नोशन आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंशिएशन के बजाय इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है, लेकिन आइडिया वही है, एक ओरिजिनल फंक्शन की दुनिया है, और इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म करके आपको एक दूसरी दुनिया मतलब दूसरे स्पेस का फंक्शन मिलता है। लेकिन आप इस फंक्शन से भी आप चाहें तो अपने ओरिजिनल फंक्शन पे वापस लौट सकते हैं, उसके लिए आपको इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ओके दिस, लेकिन फिर ये कर क्यों नहीं है, लेकिन ये किया और फिर ये करने का मतलब क्या है, इसका अभी मैं आपको पूरा आंसर नहीं दे सकता। लेकिन पहले जो ट्रांसफॉर्म के सेंस में, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के सेंस में, माना इस लैंग्वेज को आप देखें, हम पहले टी स्पेस में थे। टी स्पेस मतलब हमारा फंक्शन टी का फंक्शन है, आपने एक कर्नल के जो कि पी और टी का फंक्शन है, ये इसकी मदद से एक नया फंक्शन जीपी बनाया, इससे एक नया फंक्शन। और अगर हमारे पास एक सूटेबल ट्रांसफॉर्मेशन हो इन्वर्स वाला, तो हम फिर से ये फंक्शन क्या कर सकते हैं। देखो ये बीच की दीवार मैं इसलिए बना रहा हूँ, ये अलग दुनिया है, ये टी स्पेस की दुनिया है, ये पी स्पेस की दुनिया है, ये सिंबॉलिक है, इसका ज़्यादा कोई सेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ों का नोशन रखना पड़ता है। क्या इन्वर्स पॉसिबल भी है, क्या ये स्टेप आपने किया, क्या इसका इन्वर्स पॉसिबल है, मतलब f से अगर g बनाया तो क्या g अगर हमें दिया है तो क्या हम उससे फिर से अपना f रिकवर कर सकते हैं। और फिर एक दूसरा सवाल भी आता है, क्या ये f जो है, जो इन्वर्स आप कर रहे हैं, क्या ये यूनिक है। यूनिक से मेरा मतलब ये, अगर आप इस एग्जांपल में देखें, डिफरेंशिएशन में देखो, ये इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का एग्जांपल नहीं है, पर ट्रांसफॉर्मेशंस में एग्जांपल देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 2x होता है, लेकिन 2x का अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो आप अपना आंसर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस सी। सी की वैल्यू आपकी फिक्स नहीं हो पा रही है जब तक आपके पास कोई और कंडीशन ना हो।
तो आंसर हो सकता है आपके पास यूनिक ना हो। तो ये सवाल भी यहाँ पे आते हैं। तो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म में भी जो नॉर्मल डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेस हैं, और आप एफ से एफ डैश बना सकते हैं और एफ डैश से एफ, लगभग वैसा ही आइडिया आप सोचिए। एफ से दूसरा फंक्शन जी बनाया, बाद में जी से एफ बनाने की कोशिश करेंगे। लेट मी से इट दिस वे, हम कोशिश करेंगे कि जी से हमारा एफ फिर से बन जाए। ओके दिस। अच्छा, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है? एक्चुअली इसका फ़ायदा अब यहाँ समझिए आप। कई बार होता क्या है, हमारे पास कोई प्रॉब्लम होती है, आप टी दुनिया में हैं, आपके सारे वेरिएबल्स सारे फंक्शंस टी के वो हैं, टी पे डिपेंडेंट हैं, और वहाँ आपको कोई प्रॉब्लम दी गई है। प्रॉब्लम से यूजुअली हमारा मतलब होगा आप डिफरेंशियल इक्वेशन सोच सकते हैं। टी की दुनिया में एफ कोई वेरिएबल था डिपेंडेंट, और उसके लिए आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन थी। हो सकता है ये डिफरेंशियल इक्वेशन आप यहाँ सॉल्व ना कर पा रहे हो, सॉल्व करनी मुश्किल पड़ रही हो। तो ट्रांसफॉर्म का, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का बेसिक आइडिया ये होता है, आप इस पूरी प्रॉब्लम को इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म करके टी स्पेस से एस स्पेस में ले जाइए, और होगा क्या, हम ये जब अप्लाई करेंगे तब देखेंगे एस स्पेस में ये प्रॉब्लम एक्चुअली बहुत आसान हो जाती है। ये प्रॉब्लम ओरिजिनल प्रॉब्लम थी, ट्रांसफॉर्म करके प्रॉब्लम इन न्यू स्पेस, टी स्पेस के बजाय अब वो प्रॉब्लम हमारी एस स्पेस में आ गई। लेकिन एस स्पेस में प्रॉब्लम इतनी आसान बनती है कि आप उसे बहुत आराम से सॉल्व, ईजिली आप उसे बड़े आराम से सॉल्व कर पाते हैं। और उसके बाद ये जो सॉल्यूशन आपको मिला जो कि एस स्पेस में है, आप इस सॉल्यूशन को वापस इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से टी स्पेस में ले जाओ, तो ये क्या होगा, ये आपका इस स्पेस में जो सॉल्यूशन है, आपको एक्चुअली यहाँ से यहाँ आना था, टी स्पेस में ही किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। तो बेसिक जो फिलॉसफी है इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म की, वो बेसिकली ये है, आप प्रॉब्लम को का इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म कर देते हो, टी स्पेस से एस स्पेस या पी स्पेस जो भी हम कहें उसमें आ गए, और उस स्पेस में वो प्रॉब्लम एक्चुअली सिंप्लीफाई करना बहुत आसान हो जाता है। उसका कारण मैं अभी आपको बताता हूँ, देखेंगे तो हम एग्जाम्पल में, पर यहाँ ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी आसान हो जाती है। और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो आपने ये निकाला, लेकिन ये हमारा एक्चुअल सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन तो मुझे यहाँ चाहिए था, लेकिन इस सॉल्यूशन को फिर से इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन से अगर आप इस दुनिया में ले जाएं, इस दुनिया मतलब टी स्पेस में, तो ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये फिलॉसफी है। तो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म बेसिकली यूज़ इसीलिए किए जाते हैं, और यूजेस भी हो सकते हैं, पर हम जिस तरह से मेनली इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म को यूज़ करने वाले हैं, हमारे लिए ये पिक्चर आप दिमाग में रखें कि हम इस तरह से यूज़ करेंगे। और क्यों ऐसा क्यों होता है कि यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व करनी मुश्किल होती है, ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत क्यों है, सीधे हम प्रॉब्लम को सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका रीज़न मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है अभी। ओरिजिनल प्रॉब्लम माना आपकी है एक डिफरेंशियल इक्वेशन, जो आपको इक्वेशन सॉल्व करने को की गई है वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, और वो सॉल्व करना ईजी नहीं हो रहा है। तो होता क्या है, आप देखेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म करके या फुरियर ट्रांसफॉर्म करके हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एक्चुअली सिंपली एक एल्जेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है। जो इक्वेशन ओरिजिनल स्पेस में एक कॉम्प्लिकेटेड डिफरेंशियल इक्वेशन है, जब आप उसे इस स्पेस में जाके देखते हैं, इसे ऐसा सोचना चाहिए उसी प्रॉब्लम को यहाँ देख रहे थे, उसी प्रॉब्लम को यहाँ देख रहे हैं, केवल प्रॉब्लम को ट्रांसफॉर्म करके देख रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। इसीलिए मैंने बीच में दीवार बनाई है वही चीज़, लेकिन ये टी स्पेस में, ये एस स्पेस। तो उसी प्रॉब्लम को जब आप एस स्पेस में या पी स्पेस में देखते हैं, तो वो प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन ना बन के एल्जेब्रिक इक्वेशन होती है। एल्जेब्रिक इक्वेशन मतलब 2 टाइम्स x इज इक्वल टू 10, तो x बराबर 10/2 एल्जेब्रिक इक्वेशन। सिंपल एल्जेब्रा करके आप सॉल्यूशन ऑब्टेन कर सकते हैं, और एक बार ये सॉल्यूशन आपको मिल गया तो फिर से इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन इस पे लगाएंगे, और हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा वो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। ओके, तो एक रीज़न ये है हम इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म करते क्यों हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशंस जो होते हैं यूजुअली डिफरेंशियल इक्वेशंस इनफैक्ट वो सिंपली एल्जेब्रिक इक्वेशंस में कन्वर्ट हो जाती हैं। और दूसरा रीज़न एक और है, एक आगे हम एक प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे, समथिंग कॉल्ड कन्वोल्यूशन। कन्वोल्यूशन जो होता है ओरिजिनल स्पेस में, वो इस स्पेस में जाके सिंपल मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। अब कन्वोल्यूशन क्या होता है, लेकिन आप इसी से समझ लीजिए, कन्वोल्यूशन का आपने आज तक नाम भी नहीं सुना है। ओके, लेट्स थिंक इट दिस वे। तो दिस इज स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड आइडिया, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड आइडिया इस स्पेस में है। अगर आप ट्रांसफॉर्म करके कन्वोल्यूशन को देखें तो वो ये सिंपली 2 फंक्शंस के प्रोडक्ट के रूप में बनता है, और मल्टीप्लाई करना आसान होता है, ऑल दोज प्रॉपर्टीज़। तो इसलिए तो ये 2 नोशन है जो बाद में जब हम इस पर एक्चुअल प्रॉब्लम्स करेंगे तब आप देखेंगे हाँ इस चीज़ का क्या मीनिंग था। पर ये किसी भी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के लिए जनरल फिलॉसफी है। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का मतलब ये है, और आइडिया ये होता है आप एक फंक्शन से दूसरा फंक्शन बनाते हैं, लेकिन इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन करके आप फिर से उस फंक्शन को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये साइकिल में हम चलें क्यों, ये साइकिल में हम इसलिए चलना चाह रहे हैं, प्रॉब्लम को इस स्पेस में ले जाके सॉल्व कर लेंगे, और फिर सॉल्यूशन को फिर से इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन करके हम ओरिजिनल प्रॉब्लम का एक्चुअल सॉल्यूशन लिख सकेंगे। सो दिस इज आवर फिलॉसफी। सो नाउ लेट्स डिस्क्राइब द पहला जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है जिसे हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म कहेंगे। ओके,
लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसी फंक्शन एफ टी का, अब मैं जो नोटेशन यूज़ करने की कोशिश करूँगा, हो सकता है आगे मैं कहीं पे मिक्स भी कर जाऊँ। मैं ओरिजिनल टी स्पेस के जो फंक्शंस हैं उनको मैं कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करूँगा, एफ ऑफ टी, कैपिटल एफ लिखा है मैंने, ठीक है। तो उसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म और उसी के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को उसी एफ की जगह उसका स्मॉल एफ लेटर, और ये टी स्पेस में है, ये एस स्पेस में। तो किसी फंक्शन एफ टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है एफ एस, और इसको कई बार हम सिंपली एल से भी रिप्रेजेंट करेंगे, बल्कि मैं स्ट्रेट वाला एल नहीं लिखूंगा, मैं करली एल लिखने की कोशिश करूंगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए, इस तरह का स्क्रिप्ट एल, ओके। लेकिन आप स्ट्रेट एल भी लिख सकते हैं, कैपिटल वाला। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसी फंक्शन का एफ टी का, जिसको हम एफ एस या इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, आप पहले रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए। एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म या तो ऐसे लिखेंगे, एफ टी को कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख के बाहर से एल, ये वाली लैंग्वेज है, ये वाली। अब हमारा जो ट्रांसफॉर्म है लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, तो टी की जगह एल ले लिया मैंने, ओके दिस। ये केवल सिंबल है, इसकी कोई इंपॉर्टेंस ऐसे नहीं है, बट ये जस्ट सिंबल है, या सिंपली ऐसे। तो लेकिन वो हम डिफाइन कैसे कर रहे हैं, वो ये ऐसे डिफाइंड है। उसका कर्नल मैंने डिफाइन कर रखा है, कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि एस और टी का फंक्शन है, ओके। वो है e⁻⁻st जब t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और लेस देन 0 है व्हेन t लेस देन 0। तो अगर आप इस डेफिनेशन में ये कर्नल पुट कर दें, यहाँ मैंने वेरिएबल p लिया था, अब मैंने s ले लिया है, ओके। आई माइट बी चेंजिंग देम ऑलवेज, लेकिन ये k जो है एस टी का जो फंक्शन है वो मैंने किस तरह से लिया है, प्लीज़ चेक। t ग्रेटर देन 0 में नॉन जीरो है, और t लेस देन 0 में क्या है, 0। तो आप इस डेफिनेशन पे आइए, इस जनरल डेफिनेशन में। लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए इस इंटीग्रल को दो पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, एक -∞ से 0 और एक 0 से +∞। और -∞ से 0 के बीच हमारा कर्नल 0 है। -∞ से 0 मतलब t लेस देन 0, t नेगेटिव है, और नेगेटिव रीजन में ये कर्नल हमने कितना ले रखा है, 0 ले रखा है। आगे मैं इसका फिगर प्लॉट करूँगा तब आपको और क्लियर होगा। तो ये तो इसीलिए मैंने कहा था। अच्छा, ये वैल्यू अगर आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करें इस इंटीग्रल में, तो -∞ से 0 का इंटीग्रल खत्म हो जाता है, और लास्ट में केवल इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक बचता है, 0 से ∞ का बचता है, और k की जगह कितना, e⁻⁻st। तो यही है हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ये डेफिनेशन हम दे रहे हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म का मतलब ये है, कोई फंक्शन एफ टी आपको दे रखा है, आप उसे e⁻⁻st से मल्टीप्लाई करो, इंटीग्रेट करो, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, 0 to ∞। लेकिन अगेन देखो, ये 0 से ∞ को आप ऐसे सोच सकते हैं, अरे आपने जो अपना कर्नल डिफाइन किया है 0 से ∞ रीजन में, तो वो नॉन जीरो है, e⁻⁻st के बराबर है, लेकिन बाकी रीजन में वो कितना है, 0। तो ये डेफिनेशन, इसीलिए मैंने कहा था मोस्ट जनरली हमें ऐसा सोचना चाहिए कि इंटीग्रेशन हमेशा कहाँ से कहाँ तक है, -∞ से ∞। लेकिन लास्ट में आप देख रहे हैं, अरे यहाँ तो इंटीग्रेशन का 0 से ∞ है। इसको इस तरह से सोचें, अरे कर्नल बाकी रीजन में कितना था, 0, ओके दिस। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन है एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जिसको मैं या तो ऐसे लिखूँगा या ऐसे लिखूँगा, ओके। या कई बुक्स में आपको ऐसा नोटेशन भी मिल सकता है, एफ एस टिल्डा, ओके। या कई बार बिना टिल्डा के भी रहता है, जैसे मैं आपको फूरियर ट्रांसफॉर्म में जो नोटेशन हम यूज़ करते हैं, जो फंक्शन का नाम ये यहाँ है वही फंक्शन का नाम यहाँ, कैपिटल स्मॉल भी डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ वेरिएबल टी है और यहाँ वेरिएबल एस या पी होगा, तो उसी से आपको पता लग जाएगा, हाँ ये टी स्पेस में है, ये एस या पी स्पेस में है। तो ये सारे नोटेशंस होते हैं, बट मैं कोशिश करूँगा मैक्सिमम मैं इस नोटेशन को फॉलो करूँ, ओरिजिनल फंक्शंस को कैपिटल से और उनके फूरियर ट्रांसफॉर्म को या तो स्मॉल से या एक्सप्लिसिटली ऐसे कि हाँ किस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम कर रहे हैं। तो ये हमारी स्टार्टिंग पॉइंट है। ये एस को हम वेरिएबल या पैरामीटर जो भी कहें, ठीक है, वेरिएबल भी आप कह सकते हैं। एस स्पेस की हम बात कर रहे हैं, तो एस स्पेस का इंडिपेंडेंट वेरिएबल एस है, ये टी का फंक्शन है, ये एस का फंक्शन। ये एस जो पैरामीटर या वेरिएबल है, हम इसे रियल लेंगे। इन जनरल वैसे लाप्लास थ्योरी की जनरल, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जनरल थ्योरी में एस को हम कॉम्प्लेक्स भी ले सकते हैं, बट हम उस पर नहीं जाएंगे। हमारे लिए एस हमेशा क्या होगा, रियल। और एस पे यूजुअली एक रिस्ट्रिक्शन भी होगी, यूजुअली वो रिस्ट्रिक्शन वैसे एस पॉजिटिव टाइप की होगी, पर हमेशा वो ज़रूरी नहीं है। बट एस पे रियल तो होगा ही, लेकिन एस पे यूजुअली कोई रिस्ट्रिक्शन भी होगी। अभी आप देखेंगे कि रिस्ट्रिक्शन से मेरा क्या मतलब है, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे एक आइडिया ये भी आता है, ये इंटीग्रल में भी अपर लिमिट इन्फिनिटी है, ओके। पता नहीं इंटीग्रल एग्जिस्ट करता भी है नहीं। इंटीग्रल का मतलब, अगर आप ग्राफिकल मीनिंग सोचें, इंटीग्रल मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व। हमें जो फंक्शन दे रखा था, हमने उसे एक दूसरे फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई किया, और फिर जो टोटल चीज़ मिली, टोटल कोई फंक्शन बना, उसको 0 से ∞ तक उसका हम एरिया कंप्यूट कर रहे हैं। ये एरिया अंडर द कर्व है। लेकिन हो सकता है कि आपका ये एरिया इन्फिनिटी बन रहा हो। माना ये प्रोडक्ट जो फंक्शन है,
अगर ये इन्फिनिटी पे जाके ख़त्म नहीं हो रहा है, मैं इस प्रोडक्ट फंक्शन की बात कर रहा हूँ, दिस इनटू दिस, हमें जो फंक्शन दे रखा था और आपने इसे इस कर्नेल के साथ मल्टीप्लाई किया और माना वो फंक्शन की शेप ऐसी आ रही है, फॉर एग्जांपल मैं ऐसी बना रहा हूँ, ऐसी ऐसी ऐसी, ये फंक्शन मतलब नीचे नहीं आ रहा है, लगातार बढ़ते रह रहा है, तो इसका जो एरिया अंडर द कर्व है कहाँ से, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, वो तो इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब ये इंटीग्रल हमारा कन्वर्जेंट नहीं है। तो ये सारे इश्यूज़ मैथमेटिकली हमें डील करने पड़ते हैं कि अगर हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म प्रॉपर डिफाइन करना चाहते हैं तो ये इंटीग्रल प्रॉपर्ली कन्वर्जेंट होना चाहिए। ये इंटीग्रल इवेल्युएट करके हमें एक फाइनाइट आंसर मिलना चाहिए, इनफाइनाइट आंसर नहीं मिलना चाहिए। ओके, तो ये इंश्योर करना ज़रूरी होता है। तो उसी के साथ हमारे कुछ नोशंस आएंगे कि एग्जिस्टेंस वगैरह जो है, लेकिन इसको मैं बाद में डील करूँगा नेक्स्ट या उसके नेक्स्ट लेक्चर में, वहाँ पे हम कुछ आइडियाज़ की बात करेंगे, पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन और एक्सपोनेंशियल ऑर्डर फंक्शन या फंक्शंस ऑफ क्लास है, ठीक है। दिस इसका हल्का आइडिया आपको इसी लेक्चर में मिल जाएगा, बट दिस अच्छा नोटेशन जो मैं बात कर रहा था, जो हमारे टी स्पेस में जो फंक्शन है उसको मैं कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा, माना एफ टी या कैपिटल जी टी वगैरह वगैरह। और जो उनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाले फंक्शन हैं, जिनको फंक्शन ऑफ एस में लिखूंगा यहाँ पे, कभी कभी मैं पी भी लिख सकता हूँ, बट यूजुअली फंक्शन ऑफ एस लिखने की कोशिश करूँगा, उनको मैं स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। एफ टी का जो फुरियर लाप्लास ट्रांसफॉर्म है एफ एस, ऐसी जी टी का जी एस। ओके, कैपिटल की जगह स्मॉल, टी की जगह एस। ओके, और ऐसा तो आप हमेशा लिख ही सकते हैं। ये एफ एस असल में कितना है, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म है कर्ली ब्रैकेट के अंदर इस फंक्शन का पूरा नाम एफ टी। ऐसे ही ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म एल कर्ली ब्रैकेट के अंदर कैपिटल जी टी। ओके, बस। अच्छा, एक एग्जांपल करते हैं। अब ये चीज़ इतनी वो लगती है डिफाइन करने, और अभी हमने ये पार्ट करना है, बट एक्चुअली इसकी जो इवन मैथमेटिक्स भी है, फिजिक्स में तो यूज़ हम सीधे वैसे भी करेंगे, लेकिन इसकी मैथमेटिक्स भी रियली बहुत सिंपल है। आपको ये इंटीग्रल इवेल्युएट करना है। ओके, और जनरल केसेस में ये इंटीग्रल बहुत टफ नहीं होने वाला है, और बाद में तो हम कुछ ट्रिक्स सीख लेंगे, उससे हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म सीधे लिख पाएंगे। ओके, सिंपलेस्ट फंक्शन जो पॉसिबल हो सकता है शायद एफ टी इक्वल टू 1, कॉन्स्टेंट फंक्शन, हर जगह इस फंक्शन की वैल्यू 1 है। ओके, अगेन यहाँ आप देख सकते हैं कर्नेल हमारा, क्योंकि टी के नेगेटिव रीजन में 0 है, या आप सीधे इस डेफिनेशन से आ जाइए, अगर आप इस डेफिनेशन पे भी आ जाएं, ये इंटीग्रल केवल 0 से इन्फिनिटी रन होता है, तो फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव साइड पे क्या है वो वैसे भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल माना ये मेरा फंक्शन है, सवाल सिंपल, ये सवाल लिखा हुआ है, फंक्शन ये गिवन है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालिए, कैपिटल एफ स्मॉल एफ, फंक्शन ऑफ टी फंक्शन ऑफ एस। ओके, ये गिवन है, ये कुछ नहीं करना है, जो डेफिनेशन है उसमें कैपिटल एफ टी की जगह मैंने 1 रख दिया। लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन यही है, एफ एस इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी इंटू गिवन फंक्शन इस समय 1 के बराबर है, डी टी कॉन्स्टेंट फंक्शन। ओके, ये मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, जनरल डेफिनेशन ये। इस इंटीग्रल को आप बहुत इजीली इवैल्यूएट कर सकते हैं, e टू द पावर माइनस एस टी का इंटीग्रल e टू द पावर माइनस एस टी ओवर माइनस एट, लिमिट्स 0 टू इन्फिनिटी। लेकिन अब इंपॉर्टेंट पॉइंट एक आ रहा है, और ये पॉइंट बाद में भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये एस जो है, एस रियल तो है, ये तो हमने कहा, लेकिन एस की वैल्यूज़ की रेंज क्या है, क्या एस माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सारी वैल्यू ले सकता है, या उसकी रेंज पे कोई रिस्ट्रिक्शन है, वो अब यहाँ लिमिट्स पे आके पता लगता है। ये इंटीग्रल बेसिकली एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, इन्फिनिटी तक रन हो रहा है, तो इस इंटीग्रल को कन्वर्जेंस आपको इंश्योर करनी पड़ेगी। एरिया अंडर द कर्व के टर्म में सोचें, क्योंकि ये इंटीग्रेशन आप इन्फिनिटी तक परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये टोटल एरिया फाइनाइट बने, ये आपको इंश्योर करना है। तो ये इंश्योर करने का मेरा मतलब क्या है, माना आप पहले लोअर लिमिट रखें, चलो पहले टी की जगह 0 रखें। ओके, e टू द पावर 0 इज़ 1, तो लोअर लिमिट पे तो ये 1 बन गया, लेकिन अपर लिमिट पे e टू द पावर ये माइनस एस टाइम्स इन्फिनिटी, अगर मैं s को पॉजिटिव लूँ, s पॉजिटिव और t इन्फिनिटी अपर लिमिट पे, तो ये e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी बनता है, और e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है 0, तब तो दोनों लिमिट्स प्रॉपर हैं, ये इंटीग्रल हमारा वेल डिफाइंड हो जाएगा। लेकिन अगर बाय द वे s नेगेटिव होता है, सिंप्लिसिटी के लिए आप -1 ही ले लें, माना s बराबर आपने -1 लिया, तो -1 मिलकर +1 हो गया, और t की जगह इन्फिनिटी रखा, e टू द पावर इन्फिनिटी, ये टर्म बन जाएगा इन्फिनिटी मतलब नॉट प्रॉपरली डिफाइंड। ये इंटीग्रल या ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म प्रॉपरली डिफाइन करने के लिए ये कंडीशन इस समय ज़रूरी है, s 0 से ज़्यादा होना चाहिए। इनफैक्ट s 0 भी नहीं हो सकता है, क्योंकि s अगर आप 0 लेंगे और t से इन्फिनिटी आएगा, 0 इंटू इन्फिनिटी को आप सीधे ऐसे हैंडल नहीं कर सकते हैं कि वो 0 ही के बराबर होगा या इन्फिनिटी के बराबर, तो मैं सीधे लेट मी से हम उसे अवॉइड कर रहे हैं। तो ये इंश्योर करने के लिए कि ये क्वांटिटी प्रॉपरली वेल डिफाइंड है, ये या इंटीग्रल के टर्म में बोलें, ये इंटीग्रल जो कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल था लेकिन ये कन्वर्जेंट है, ये इंश्योर करने के लिए s की वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी। तो यही पॉइंट मैं पीछे रेज करा था, s जो हमारा वेरिएबल या पैरामीटर है, इस पर आप पे हमेशा कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन रहेगी।
तो फाइनल आंसर हमारा ये होगा, अब ये सिंप्लीफाई हो गया 1/s हो गया। तो आप आंसर अपना ऐसा लिखेंगे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, ये वाली लैंग्वेज है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म जिस फंक्शन का, फंक्शन हमारा 1 है इस समय, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 जिसको मैं fs लिख रहा हूँ, ये लिखूँ या ये लिखूँ, ये सिंपली कितना है 1/s। लेकिन आपको साथ में ये कंडीशन लिखनी पड़ेगी, फॉर लिखने की जरूरत नहीं है, कॉमा करके s ग्रेटर देन 0। ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म तब बनता है इतना जब s क्या हो 0 से ज़्यादा हो। ओके, तो अदरवाइज़ किया हमने कुछ नहीं है, एक लाइन का इंटीग्रल किया है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकल गया, बट ये कंडीशन वुड बी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक और एग्जांपल करते हैं थोड़ा सी और। अब की बार मैंने सवाल को इस फॉर्म में लिखा है, माना लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t, फंक्शन मेरा t है, ओके, जो मेरा फंक्शन है कैपिटल वाला वो खुद t के बराबर है, t⁻1 के बराबर, ऐसे सोचिए आप, ओके t। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कुछ नहीं, इस डेफिनेशन में इस फंक्शन की जगह t रख दो और इंटीग्रेशन करो, तो इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e⁻st, कर्नल इतना होता है, लिमिट्स 0 से इन्फिनिटी होती हैं हमेशा लाप्लास ट्रांसफॉर्म में। फंक्शन लिया, फंक्शन t है dt। इस इंटीग्रेशन को भी आप बाई पार्ट्स बड़े आराम से कर सकते हैं, ठीक है। t को फर्स्ट फंक्शन ट्रीट करें, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन e⁻st ओवर -s, लिमिट्स रखेंगे 0 से इन्फिनिटी, माइनस t का डिफरेंशियल 1 और e⁻st का इंटीग्रेशन में एक -s नीचे आएगा। इस टर्म को एनालाइज करें पहले, अगेन t इक्वल टू 0 पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोअर लिमिट पे t इक्वल टू 0 पे ये 1 बनता है एक्सपोनेंशियल e⁻01, और ये t का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 0, तो लोअर लिमिट पे तो ये इंटीग्रल वैसी ये लिमिट पे वैनिश हो रहा है एक्सप्रेशन। अपर लिमिट पे, अगेन अपर लिमिट पे इसके वैनिश होने का तरीका आप देख रहे हैं, अपर लिमिट पे तब वैनिश होगा जब s अगेन पॉजिटिव होगा। अगर s नेगेटिव हो गया तो ये टर्म भी ग्रो कर रहा है और t की जगह भी इन्फिनिटी, दोनों टर्म डाइवर्जेंट हैं, तो ओवरऑल ये प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, डाइवर्जेंट। लेकिन अगर s पॉजिटिव है, स्मॉल पॉजिटिव भी चलेगा, 0.1 भी चलेगा, 0.01 भी चलेगा, जितना भी हो, अगर s स्मॉल पॉजिटिव भी है तो e⁻st 0 बनेगा। और लेकिन तब आप बोलेंगे अच्छा फिर ये टर्म खत्म कैसे हो रहा है, इस टर्म की वैल्यू ओवरऑल दोनों लिमिट्स पे टर्म वैनिश होता है। यहाँ पे आपको एक नोशन क्लियर होना चाहिए, आगे ये थोड़ा और क्लियर होगा। माना आप s चलो ग्रेटर देन 0 तो हमने पता कर लिया कि 0 से ज़्यादा होना चाहिए, बट स्टिल अगर आप t की जगह इन्फिनिटी रखें, t की जगह इन्फिनिटी, ये टर्म इस प्रकार का बन रहा है, s पॉजिटिव है अगर, अब आप बोलेंगे e⁻∞ तो 0 होता है और ये है इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी इंटू 0 को इन्फिनिटी माने कि 0 माने कि कुछ और माने, बात मानने की नहीं है, सिंपल मैं आपको आंसर इस तरह से देता हूँ। t एक ऐसा फंक्शन है जो ग्रो करता है, आप फंक्शन t को अगर प्लॉट करें उसका ग्राफ ऐसा आता है, t इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू 1, t इक्वल टू 2 पे वैल्यू 2, स्ट्रेट लाइन जो कि ओरिजिन से पास होती है। तो t जैसे जैसे बढ़ रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ये फंक्शन ऊपर 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 बढ़ता जा रहा है, तो ये फंक्शन ग्रो करता है, यही तो मतलब है, इन्फिनिटी पे जाते जाते इन्फिनिटी हो जाएगा। इसके बजाय आप e⁻st को देखें, s की वैल्यू कुछ भी ले लें, बस पॉजिटिव ले लें, e⁻st का ग्राफ ऐसा होता है, एक्सपोनेंशियल डीके का ग्राफ। तो अब यहाँ पे सवाल क्या है, इन्फिनिटी वाले पॉइंट पे आपको इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, इसका और इसका, और उस मल्टीप्लिकेशन को चेक करना है कि वो 0 बन रहा है या इन्फिनिटी बन रहा है या कुछ और बन रहा है। अब सिंपल आंसर मैं आपको ये दे रहा हूँ, एक्सपोनेंशियल डीके जो होता है ये एक्सपोनेंशियल डीके है e⁻st, अगर s पॉजिटिव है, अगर s नेगेटिव होगा तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है, लेकिन अभी ये एक्सपोनेंशियल डीके है। एक्सपोनेंशियल डीके किसी भी पावर लॉ से ज़्यादा फास्ट होता है, पावर लॉ का मतलब है मेरा t⁻n, ये तो t है, अगर इसकी जगह t² भी होता या t³ भी होता या इन जनरल t⁻n भी होता, तभी भी t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे या t इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये टर्म 0 ही बनता। ये टर्म आगे की तरफ जाने पे, आगे मतलब t की वैल्यू बढ़ने पे बहुत रैपिडली इंक्रीज़ करता, पर इसका डिके रेट इससे भी ज़्यादा होता है। तो ओवरऑल डोमिनेट कौन सा करेगा, जब t टेंड्स टू इन्फिनिटी में ये वाला फंक्शन डोमिनेट करेगा। ये वाला फंक्शन डोमिनेट करने का मतलब t इक्वल टू इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू 0 बन रही है, तो इनका प्रोडक्ट 0 ही बनेगा। ओके, इस चीज़ को आप ग्राफिकली आगे समझ पाएंगे थोड़ा बेटर, बट ये ओके। तो s इक्वल टू s, यहाँ से हमें ये पता लगा कि हाँ दोनों लिमिट्स पे फंक्शन खत्म हो जाएगा, लेकिन s का पॉजिटिव होना ज़रूरी है, और s का पॉजिटिव होना आपको यहाँ से भी मिलेगा। अभी आप इसमें ये माइनस और 1/s अगर बाहर लें तो ये फिर से e⁻st का इंटीग्रल है, जिसको हम यहाँ ऊपर भी कर चुके हैं।
आंसर तो सिंपली 1/s बनता है, लेकिन उसके साथ भी कंडीशन क्या बनती है, s 0 से ज़्यादा होना चाहिए। तो s ग्रेटर देन 0 की कंडीशन आपको बार बार मिल रही है, s ग्रेटर देन 0 यहाँ से भी। तो कुल मिला के आपका जो आंसर है एक 1/s पहले आया, और फिर से आप इस इंटीग्रेशन को करें, फिर से आपको एक 1/s और मिलेगा। अब आप ये खुद करके देख लीजिए, लिमिट्स पुट करके सिंपली s पॉजिटिव है तो आपको आंसर क्या मिला, 1/s²। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t तो 1/s² हो गया, लेकिन कंडीशन साथ में ये लिखनी जरूरी है, s मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म तभी डिफाइंड है जब ये जो s पैरामीटर है ये, या आप इसे सोचिए s स्पेस में ये जो फंक्शन मिला है इसको आप केवल पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ s के लिए डिफाइन कर सकते हैं। ओके, इवन s = 0 के लिए भी आप इसे डिफाइन नहीं कर सकते हैं, और नेगेटिव वैल्यू के लिए तो मतलब ही नहीं है। ओके, तो ये है इसका नोशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पॉइंट आपको देखना है, डेफिनेशन के बाद एक्चुअल इवैल्यूएशन जो होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म कुछ टिपिकल नहीं है। ओके, सिंपली आपको इंटीग्रेशन करना आना चाहिए एंड यू नो दैट बेटर। और बाद में तो हम कुछ ट्रिक्स सीख जाएंगे, हम कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस के लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक्चुअल इंटीग्रल करके निकालेंगे, और बाद में तो हम सीधे ट्रिक्स की मदद से, लेट मी कॉल देम ट्रिक्स, उनकी मदद से हम सीधे सीधे लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेंगे। ओके, लेकिन इसी रिजल्ट में अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s बना, ठीक है, और t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s² बना। आप इन दोनों लाप्लास ट्रांसफॉर्म को देख रहे हैं, इन दोनों में s की नेगेटिव पावर्स हैं, ये s पावर -1 है और ये s पावर -2 है, नेगेटिव पावर्स ऑफ s। नेगेटिव पावर ऑफ s का मतलब क्या है, अब अगर आप इस s स्पेस में इन फंक्शंस को देखें, चाहे इसको देखो, अगर आप s टेंडिंग टू इन्फिनिटी ले जाओ, t नहीं, अब मैं s की बात कर रहा हूँ, s स्पेस में आप आ गए ट्रांसफॉर्म करके, s स्पेस में चाहे इस फंक्शन को देखो चाहे इस फंक्शन को देखो, अगर आप पैरामीटर या वेरिएबल s जो भी कहें उसको अगर आप धीरे धीरे इन्फिनिटी करें तो इन्फिनिटी होने पे ये भी 0 बनता है और ये भी 0 बनता है। लिमिट s टेंडिंग टू इन्फिनिटी में जो फुरियर नहीं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, चाहे ये वाला, दोनों केस को मैं एक साथ कह रहा हूँ, ये जी इनफैक्ट ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म का आपको एक जनरल फीचर के रूप में मिलेगा, इसको आप समझ लें। लाप्लास ट्रांसफॉर्म में इन जनरल आपको लिमिट s टेंडिंग टू इन्फिनिटी में लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ओके, दिस मस्ट होल्ड इन जनरल। इसको थोड़ा आप इस क्वालिटेटिव आर्ग्यूमेंट से समझ पाएंगे ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं और क्यों ऐसा जनरली होना चाहिए। लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जो कर्नल है KST फंक्शन ऑफ SNT, वो इस तरह से हमने डिफाइन किया है, e⁻−st है जब t ग्रेटर देन 0 है। ओके, और t लेस देन 0 रीजन में 0 होता है। ये इंटीग्रल इनिशियली जनरल इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म में इस इंटीग्रेशन की लिमिट -∞ से इन्फिनिटी होती है, तो यहाँ केवल 0 से इन्फिनिटी क्यों आया, अरे क्योंकि उससे पीछे जो हमारा कर्नल फंक्शन है उसकी वैल्यू 0 है, तो प्रॉपर कर्नल फंक्शन हमें ऐसा ही लिखना चाहिए। ओके, इसको अगर आप t के फंक्शन के रूप में देखें, ये वैसे s और t दोनों का फंक्शन है, और कर्नल में एक शब्द हमारे पास और भी आता है न्यूक्लियस में, सिमेट्रिक कर्नल हम कई बार कहते हैं। सिमेट्रिक कर्नल उस कर्नल को कहा जाता है जिसमें s और t का एक जैसा रोल होता है, मतलब आप s की जगह t और t की जगह s स्वैप कर दें तो कर्नल पे कोई फर्क नहीं पड़े। जैसे यहाँ पे है, आप s की जगह t और t की जगह s रख दें तो e⁻−ts बनेगा, सेम थिंग। ओके, बट दैट इज वोकैबुलरी ओनली, हमारे लिए एटलीस्ट। अगर आप इसे t के फंक्शन के रूप में प्लॉट करें, t स्पेस में इस फंक्शन को प्लॉट करें तो e⁻0 t लेस देन 0 में तो ये 0 है, ब्लू लाइन को देखिए, t लेस देन 0 ओरिजिन से पीछे हर जगह ये फंक्शन 0 है, और उसके बाद ओरिजिन पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, t की जगह अगर आप 0 रखें और s को चाहे तो अभी पॉजिटिव मान लें, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है s पॉजिटिव हो, बट लेट्स से अभी तक ऐसा लग रहा है कि हाँ s शायद पॉजिटिव ही होना चाहिए, ये हमेशा ट्रू नहीं है। ओके, लेकिन लेट्स से s माना पॉजिटिव है, तो e⁻−st, और डेफिनेट वैल्यू चलो सिंप्लिसिटी के लिए 1 ले लो, e⁻−t की आप बात कर रहे हैं, e⁻−t, t की जगह 0 रखो, e⁻0 इज़ 1, ओरिजिन पे इस फंक्शन की वैल्यू 1 हो जाती है। यहाँ पे ये फंक्शन एक्चुअली एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, जो कर्नल फंक्शन है वो ओरिजिन पे डिसकंटिन्यूस है, इससे पीछे ये 0 है और अचानक इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। और इसके बाद e⁻−t एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन होता है, ये t जैसे जैसे बढ़ेगा इस फंक्शन ने डिके करना है। e⁻−t कितना होता है, e⁻−t अगर है, माना मैंने s की वैल्यू 1 ली, तो e⁻−t कितना होता है, 1/e⁻t। t बढ़ेगा तो e⁻t तो ग्रो करेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में है तो डिक्रीज करेगा। तो जनरल एक्सपोनेंशियल डिके का कर्व ऐसी तो होता है। ओके, आपने रैंडम डिके और उस तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, वहाँ पे आपने ही देखा है, ठीक है। दिस s अगर पॉजिटिव है तो ये जो कर्नल फंक्शन है ये बेसिकली इस तरीके का है, लेकिन s अगर पॉजिटिव होगा वो नेक्स्ट में देखते हैं, पर कर्नल फंक्शन बेसिकली हमारा ये है। अच्छा, ठीक है, तो कर्नल फंक्शन से होता क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम कैसे बनाते हैं, या इन जनरल यहाँ से आप देखें इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म कैसे बनता है, कर्नल से अपने फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं और पूरा -∞ से इन्फिनिटी का इंटीग्रेशन करते हैं।
और इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व। तो जो गिवन फंक्शन है उसे कर्नल फंक्शन से मल्टीप्लाई करना है और फिर देखना है ये मल्टीप्लाइड वाला जो फंक्शन है, इसको मैं मल्टीप्लाइड फंक्शन मतलब दिस इनटू दिस को कह रहा हूँ, ये कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक कितना एरिया कवर करता है, यही चीज़ है ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस नोशन के साथ अगर हम इन फिगर्स को देखें, ये मैंने कर्नल फंक्शन यहाँ पे प्लॉट किया है, लेकिन अब की बार कर्नल फंक्शन मैंने केवल एक प्लॉट नहीं किया है, मैंने मल्टीपल प्लॉट किया। मल्टीपल मतलब एस की अलग अलग वैल्यू के लिए। माना एस की कोई वैल्यू है S3, पहली वैल्यू मैंने S3 ले ली, तो आप हम देख चुके हैं। अच्छा, इस रीजन में तो कर्नल फंक्शन 0 होता है, t इक्वल टू 0 पे 1 से स्टार्ट करता है और फिर क्या करता है डीके। अभी आप केवल इस लाइन पे कंसिडर कीजिए, हाँ ये पिछले पेज वाली लाइन है ये वाली। पर माना आप s की वैल्यू को बढ़ा देते हैं, पिछले केस में माना s की वैल्यू मैंने 1 ली थी तो ये एक्सपोनेंशियल डीके इतना था, लेकिन माना s की वैल्यू 2 है तो तब हमारा फंक्शन e⁻t नहीं है, तब हमारा फंक्शन है e⁻2t। e⁻2t का मतलब क्या है, t बढ़ने के साथ ये डिनोमिनेटर दोनों के बढ़ते हैं, लेकिन ये तो और भी ज़्यादा रैपिडली बढ़ता है, और डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो फंक्शन डिक्रीज ज़्यादा रैपिडली कर रहा है। मतलब s अगर पॉजिटिव ही है, लेकिन अगर S2 S3 से ज़्यादा है तो वो फंक्शन, वो कर्नल फंक्शन और भी रैपिडली डिके करता है। और अगर S1 एक वैल्यू है जो उससे भी ज़्यादा है तो उसका कर्नल फंक्शन क्या है, और भी रैपिडली करता है। S की वैल्यू एक्चुअली क्या कंट्रोल कर रही है, अगर पॉजिटिव भी है तो जो e⁻st जो आपका कर्नल है दिस S1 के लिए डिके सबसे ज़्यादा है, अगर S1 सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है, सब 0 से ज़्यादा है लेकिन ये, और अगर S2 S1 से कम है तो उसके लिए डिके रेट थोड़ा स्लोअर है, और S3 अगर पॉजिटिव तो है लेकिन इन सबसे कम है तो उसके लिए डिके रेट और भी स्लो है। और इसको और केसेस में भी ले जाते हैं आप, माना S बराबर 0 है तो e⁻0 1 कांस्टेंट फंक्शन। आप ऐसे सोचिए, आप s को जैसे जैसे 0 के करीब ला रहे हैं पॉजिटिव साइड से, हायर पॉजिटिव साइड से, +10 था माना, ये कर बहुत रैपिडली डिके, 8 किया थोड़ा कम डिके, 6 पे और कम डिके, 5 पे और कम डिके। लेकिन जब आप s को 0 बना देंगे एक्चुअली वो फंक्शन डिके नहीं कर रहा है, ये कांस्टेंट फंक्शन। यहाँ तो 0 और इसके बाद ये कांस्टेंट फंक्शन, उसकी वैल्यू हर जगह कितनी 1 1 1 1 1 1 1। और अगर s को हम नेगेटिव बना दे तो 0 से और नेगेटिव साइड में ले जाएँ तो s अगर नेगेटिव है तो ये फंक्शन अब ग्रोइंग फंक्शन हो जाएगा। ग्रोइंग क्यों, s नेगेटिव है, सोचिए -3 e⁻−3t -3 +3 e⁻3t, और t धीरे धीरे बढ़ रहा है पॉजिटिव साइड में, तो ये फंक्शन क्या करेगा, ग्रो। इसके ग्राफ मैंने ये दिखाया। कर्नल फंक्शन जो है वो केवल ऐसा नहीं है, s की वैल्यू के हिसाब से वो इनमें से कुछ भी हो सकता है। s अगर लार्ज पॉजिटिव है, और जनरली हमारे लिए ये वाला केस होगा, बट कभी कभी ऐसा केस भी हो सकता है, s लार्ज पॉजिटिव है इस तरह का डीके, s उससे कम पॉजिटिव है इस तरह का डीके, s पॉजिटिव मिला के ज़्यादा कम की बात भी नहीं, s अगर पॉजिटिव है तो डीके टाइप का है, s अगर 0 है तो हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस है, कांस्टेंट है, और s अगर नेगेटिव है तो ये एक्चुअली कर्नल फंक्शन हमारा ग्रोइंग फंक्शन है टी स्पेस में। ये सारी कहानी टी स्पेस में हो रही है। अच्छा, अब देखते हैं हमारा पहला वाला एग्जाम्पल जो ये वाला था, जब हमने 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला, आंसर तो 1/s निकला, पर इसका मतलब क्या है, उसी फंक्शन 1 को, जो हमारा फंक्शन ft था, उसको मैंने प्लॉट किया। ये तो कर्नल था, ठीक है, और ये मेरा फंक्शन है, फंक्शन 1 है, उसकी वैल्यू हर जगह 1 है। ये ब्लैक लाइन से मैंने फंक्शन को प्लॉट कर रखा है, ये x एक्सिस, ये ओरिजिन, y एक्सिस पे हमारे फंक्शन की वैल्यू हर जगह 1 है, 1 1 1 1 1, t बराबर कुछ भी हो फंक्शन 1 ही है। अब आप इसको और इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए इसके साथ इसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब जहाँ कर्नल 0 है वहाँ फंक्शन कुछ भी हो, यहाँ आपको प्रोडक्ट में 0 ही मिलने वाला है, इसलिए मैंने इस पार्ट के साथ इररेलेवेंट लिखा है। नेगेटिव साइड का पार्ट का कोई रोल नहीं है। यहाँ ये फंक्शन ये 1 था, ये 1 के बजाय कुछ और भी होता, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। तो बेसिकली लैप्लास ट्रांसफॉर्म केवल पॉजिटिव साइड की चीज़ों पे कंसंट्रेट करता है। अच्छा, अब इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म भी मैंने पहले प्लॉट कर रखा है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म, अगर हमारा फंक्शन 1 है तो उसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है वो हमने देखा 1/s होता है। अब अगर आप s स्पेस में जाएँ, s स्पेस का मतलब आपकी एक्सिस s है, s की अलग अलग वैल्यू आपने प्लॉट की है, और उसके साथ इस फंक्शन को प्लॉट करें 1/s को, जो कि वो है, ये मेरा ओरिजिनल फंक्शन t स्पेस में, ये मेरा लैप्लास ट्रांसफॉर्म फंक्शन s स्पेस में, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये है। लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, अगर आप माना s की वैल्यू s1 के साथ काम कर रहे होते, ये वाली वैल्यू s की वैल्यू s1 के साथ काम कर रहे होते, ओके, तो आपको ये आंसर कितना मिलता, 1/s1 मतलब ये वाला पॉइंट s1 ये,
और उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू 1/s1। 1/s का ग्राफ जो होता है ऐसा होता है, पहले ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर s बराबर आप 0 लेंगे तो वैल्यू इन्फिनिटी, और जैसे जैसे s बढ़ेगा ये वैल्यू s पॉजिटिव है, जैसे जैसे s बढ़ेगा ये वैल्यू डिक्रीज़ करेगी डिक्रीज़ करेगी डिक्रीज़ करेगी, और जब s वो हो जाएगा इन्फिनिटी की ओर टेंड होगा तो ये फंक्शन कितना हो जाएगा 0। ये ओके, ये फंक्शन इस प्रकार का आता है। वैसे तो अगर आप मैथमेटिकली ये कंडीशन आपके पास ना हो s ग्रेटर देन 0, 1/s को प्लॉट करने को आप कहा जाए तो नेगेटिव साइड में ये फंक्शन ऐसा आता है, ये हल्की सी रेड लाइन आपको जो दिख रही है। लेकिन ये s लेस देन 0 के लिए हमारे केस में जो लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ने ऑटोमेटिकली जो हम पे कंडीशन इंपोज की है, उसने ये थोड़ी कहा है 1/s प्लॉट करो, उसने कहा है इसका लप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s होता है और उसके लिए भी ये कंडीशन होती है। तो लप्लास ट्रांसफॉर्म का ग्राफ केवल ये वाला है। तो अब आइडिया ये है, अगर कर्नल में s एक्चुअली कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, s खुद एक पैरामीटर है, s खुद एक वेरिएबल है, लेकिन उसको आपको इस तरह सोचिए, माना उस वेरिएबल की वैल्यू s1 के बराबर होती, s1 माना सोचो 7 है, ठीक है। 7 होने का मतलब डीके बहुत रैपिड होता, ये फंक्शन जिसको हमने इससे मल्टीप्लाई करना है, ये फंक्शन बहुत रैपिडली डीके कर रहा है। अब इस फंक्शन को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करने पे आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, k को अगर 1 से मल्टीप्लाई करो k ही मिलना है। मतलब बेसिकली जिसका आपने एरिया इवेल्युएट करना है, इंटीग्रल का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व, 0 से इन्फिनिटी तक मैंने इस प्रोडक्ट का एरिया देखना है। इस समय ये फंक्शन 1 के बराबर है तो इसको भूल जाओ, मल्टीप्लाई करके 1 ही मिलना है। बेसिकली आप कर्नल फंक्शन कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है 0 से इन्फिनिटी तक वो देख रहे हैं। तो अगर s की वैल्यू आपकी बहुत लार्ज है तो ये हम पहले ही कह चुके हैं, हमारा फंक्शन बहुत रैपिडली डिके करेगा। रैपिडली मतलब आप यही सोच लीजिए, तो 0 से इन्फिनिटी तक ये कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, इतना। अगर मैं यहाँ पे शेडिंग कर दूँ ये वाला, ये एरिया वैसे इन्फिनिटी तक जा रहा है पर ये एरिया फाइनाइट होगा, और वो एरिया कितने के बराबर है, वो एरिया एक्चुअली होगा, इस समय s की वैल्यू कितने के बराबर सेट कर रखी है हमने, s1, वो एरिया होगा 1/s1 के बराबर। फुरियर ट्रांसफॉर्म, लप्लास ट्रांसफॉर्म इस कर्नल से इस फंक्शन को मल्टीप्लाई करके जो एरिया बनता है वही एरिया होता है। इस समय ये फंक्शन 1 है तो सिंपली कर्नल जितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है 0 से इन्फिनिटी तक, वो वाला एरिया 1/s होता है। अगर s की वैल्यू s1 है, s की वैल्यू s1 माना यहाँ पे माना 7, ये बहुत रैपिडली डिकेइंग फंक्शन है, s की वैल्यू हमने पॉजिटिव और 7 ले रखी है, तो उस समय ये कर्व कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा होगा 1/7। s1 बराबर 7 पे इस फंक्शन की वैल्यू 1/s1। माना आपने s फंक्शन की दूसरी वैल्यू थी 3 थी, पॉजिटिव है लेकिन 7 के नहीं 3, कम रैपिडली डिके कर रहा है। कम रैपिडली डिके होने का मतलब आप ये समझ रहे हैं, अब ये जो कर्नल वाला फंक्शन ये वाला है, ये इतना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है पिछले एरिया से थोड़ा ज़्यादा, इतना तो है ही लेकिन इतना और। वो इन्फॉर्मेशन यहाँ कैसे आ रही है भाई, s की जगह अगर अब 3 है, 7 से थोड़ा कम 3, पॉजिटिव है लेकिन 3, 1/3, 3 s स्पेस में 3 यहाँ पे आएगा, 7 यहाँ पे आया तो 3 यहीं पे तो आएगा, और 3 के करस्पॉन्डिंग हाइट कितनी है 1/s पे 1/3, वहाँ पे फंक्शन की वैल्यू स्लाइटली लार्जर है। और आप s की थोड़ा और हायर वैल्यू लो, माना 1, पॉजिटिव है लेकिन 1 है, तो अब एरिया अंडर द कर्व और ज़्यादा हो रहा है। एरिया अंडर द कर्व क्यों ज़्यादा हो रहा है, 1/1, s की जगह 1 है, s3 की वैल्यू 1 है, 1 पे फंक्शन की वैल्यू भी कितनी है 1। तो बेसिकली अब आपको ये नहीं सोचना है कि x की हम अलग अलग वैल्यू के लिए प्लॉट कर रहे हैं, बस दिमाग में एक इस तरह का इमेजिन कीजिए, हाँ कर्नल का मतलब इस तरह का फंक्शन है, लेकिन कभी कभी ये फंक्शन ग्रोइंग भी हो सकता है, पर जनरल फिगर आप ये ध्यान में रखिए। और इसको हमारे गिवन फंक्शन से मल्टीप्लाई करके s की अलग अलग वैल्यू के साथ जो एरिया बनता है वो इस ग्राफ में डिपिक्टेड है। s=7 के लिए इतना एरिया बनता है, s=3 के लिए इतना एरिया बनता है। सीधे ये जो वैल्यू है जिनको मैंने सर्कल कर रखा है, उस पॉइंट पे उस s की उस वैल्यू पे जितना वो हाइट है वो उस एरिया की वैल्यू है। यहाँ इस वाले ग्राफ में आपको एरिया का कंप्यूटेशन नहीं करना है, माना है s बराबर 3 था तो ये ग्राफ 1/s का है, ये हाइट कितनी होगी 1/3। तो मतलब अगर s=3 वाले कर्नल से हम मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन करते तो एरिया बनता 1/3, ये है। ओके, सो दिस इज़ वन वे ऑफ थिंकिंग ऑफ द लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ऐसे ही हमारा दूसरा एग्जाम्पल जो है, इसमें हमारा फंक्शन जो था मैंने उसका नाम चेंज कर दिया, आपके पास कैपिटल GT रख दिया, जो t के बराबर था, और इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमें मिला था 1/s²। इस ओरिजिनल फंक्शन को आप t स्पेस में प्लॉट कीजिए, जैसे हमने कहा ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल जो कि ओरिजिन से होके जाती है 45 डिग्री पे, वैसी लाइन होती है ये, ठीक है। इसका वैसे नेगेटिव पार्ट भी मैथमेटिकली आप प्लॉट कर सकते हैं, बट अगेन नेगेटिव रीजन में ये फंक्शन कैसा बिहेव कर रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि नेगेटिव रीजन में इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है आपने एरिया निकालने के लिए। अकेले इस फंक्शन का एरिया थोड़ी निकालना है, अकेले कर्नल का एरिया थोड़ी निकालना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है
गिवन फंक्शन से और उसका एरिया निकालना है। तो यहाँ इस रीजन में कर्नल फंक्शन 0 है, तो ये तो आगे से हम केवल पॉजिटिव रीजन की बात इसीलिए करेंगे, इसीलिए हम सीधे कहते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म 0 से इन्फिनिटी तक का इंटीग्रल होता है। ओके, अदरवाइज इंटीग्रल वैसे वो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी का है, लेकिन यहाँ से आपको कंट्रीब्यूशन 0 मिल रहा है। ओके, बस ये। अब आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करें तो फिर नोशन वही है, आप s की अलग अलग वैल्यू के साथ लेके अगर आपको इस फंक्शन से मल्टीप्लाई करके अगर आप एरिया निकालते हैं तो वो एरिया बेसिकली 1/s²। अगेन यहाँ भी नेगेटिव रीजन अनइम्पॉर्टेंट है, इस वाले में भी मुझे ये शेडिंग करनी चाहिए थी, आपको ऑटोमेटिकली यहाँ एक कंडीशन मिली थी s क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, मतलब ये रीजन मुझे केवल आगे की तरफ देखना है, यहाँ पीछे नहीं देख रहा है। ऐसे ही ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन जब हमने निकाला था यहाँ भी s > 0 की कंडीशन अपने आप आई थी। s > 0 मतलब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैथमेटिकली अगर आप किसी को 1/s² प्लॉट करने को कहेंगे तो उस फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा आता है, नेगेटिव साइड में वो फंक्शन ऐसा होता है और फिर s = 0 पे इन्फिनिटी बन जाता है और फिर दोनों साइड डीके करता है। ये सिमेट्रिक फंक्शन है, ये एंटी सिमेट्रिक फंक्शन है, ये सिमेट्रिक फंक्शन है, लेकिन इस रीजन में मुझे इंटरेस्ट है ही नहीं। इस रीजन में इंटरेस्ट क्यों नहीं है, s की वैल्यू पे जो रिस्ट्रिक्शन लगी उसने कहा s केवल 0 से ज़्यादा होगा, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए मुझे केवल ये रीजन देखना है। यहाँ ये रिस्ट्रिक्शन क्यों लगी थी, यहाँ ये रिस्ट्रिक्शन इसलिए लगी थी कर्नल 0 है। ओके, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये है। अगेन इसका मीनिंग क्या है, अगर आप s की बहुत हायर वैल्यू के साथ काम कर रहे हैं, s की बहुत लार्ज वैल्यू के साथ काम कर रहे हैं, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू कम है। क्यों है कम, ग्राफिकली तो आप समझ रहे हैं, हाँ s आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, 100 ले रहे हैं, तो ये 1/s² तो बहुत ही छोटा बन रहा है, मतलब वैल्यू बहुत कम बन रही है। पर वो कम क्यों बन रही है, अरे इस फंक्शन को आपने मल्टीप्लाई करना है कर्नल फंक्शन से, पर अगर आप s की वैल्यू बहुत लार्ज ले रहे हैं, माना मैं s की एक बहुत ही लार्ज वैल्यू ले लूँ, तो ये फंक्शन इतना रैपिडली भी डिके कर सकता है, ये यहाँ तक आते ही ऑलमोस्ट 0 हो गया। तो इस ब्लू लाइन को, इस सबसे नीचे वाली ब्लू लाइन को अगर आप इस ब्लैक लाइन की वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, ये ब्लैक लाइन बाद में तो ग्रो कर रही है, ज़्यादा वैल्यू बन रही है, पर जिस रीजन में ज़्यादा वैल्यू बन रही है वहाँ तक आते आते तो हमारा कर्नल फंक्शन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कहीं पे भी ज़्यादा नहीं है, इस रीजन में ना के बराबर है, थोड़ा सी वैल्यू है, इस रीजन तक आते आते कर्नल फंक्शन ख़त्म हो चुका है, तो मल्टीप्लिकेशन से आपको ज़्यादा बड़ा आंसर थोड़ी मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर आप कर्नल फंक्शन ये वाला लेते, डीके तो करे पर स्लोली डीके करे, तो फिर क्या होगा, इस फंक्शन का प्रोडक्ट और इस फंक्शन का प्रोडक्ट आपको एक अच्छी भली वैल्यू देगा। कब, जब s की वैल्यू पॉजिटिव तो हो लेकिन कम हो। s की वैल्यू पॉजिटिव है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, कम है, माना इतनी वैल्यू है, तो उस समय आपको इंटीग्रेशन का आंसर क्या मिला, काफ़ी ज़्यादा। अगर आप s की वैल्यू और कम कर दो, हमारा ये फंक्शन और भी स्लोली डीके करे, तो इसका और इसका प्रोडक्ट काफ़ी दूर तक रीजनेबल वैल्यू होगी उसकी। ओके, ये भी माना रफली आप सोचें यहाँ से यहाँ तक नॉन जीरो है, वैसे आप ऐसी लिमिट्स इसके लिए प्लॉट नहीं कर सकते हैं, पर माना ये यहाँ से यहाँ तक नॉन जीरो है, ये वाला फंक्शन बहुत स्लोली डीके कर रहा है, और ये वाला इस रीजन में उतनी लेंथ में ये फंक्शन काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर चुका होगा, तो इनका मल्टीप्लिकेशन वाला फंक्शन जो है उसका अच्छा भला एरिया ऑक्यूपाई कर रहा होगा। अच्छा भला एरिया मतलब s की वैल्यू अगर पॉजिटिव में कम है तो आपका एरिया और भी ज़्यादा बन रहा है। तो इस ग्राफिकल नोशन से भी आपको इसको समझना चाहिए, क्योंकि बाद में हम इसको थोड़ा मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन करेंगे एक्सपोनेंशियल और इसका, तो वहाँ पे ग्राफिकल पिक्चर्स आपको थोड़ा मदद कर सकती है। और आप दोनों केस में इस फिगर से देख सकते हैं, दोनों केस में ये जो फंक्शन है जो कि एक्चुअली लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, ये 1 का और ये t का, जैसे जैसे s टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो रहा है ये 0 बन रहे हैं, जो चीज़ हमने पीछे देखी थी। एज s टेंड्स टू इन्फिनिटी बोथ दीज फंक्शंस वैनिश। ओके, द लाप्लास ट्रांसफॉर्म fs या gs, जो भी आप इसको नाम दें, इसका नाम मैंने कैपिटल F रखा है तो स्मॉल fs, इसका नाम कैपिटल G रखा है यहाँ पे तो ये स्मॉल gs से रिप्रेजेंट करूँगा। कोई सा भी फंक्शन हो हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाला, एज s टेंड्स टू इन्फिनिटी इट गोज़ टू 0। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आगे हम उस मैथमेटिकल रिजल्ट में यूज़ करेंगे। ये जो फंक्शन है कर्नल जो है e⁻⁻st, s मस्ट बी सच एज टू इंश्योर प्रॉपर डिके ऑफ द एरिया अंडर द कर्व। इसको इस फंक्शन, अब इससे मेरा मतलब ये या ये नहीं है, जो भी हमारा फंक्शन होगा, गिवन फंक्शन जो होगा, आपको कर्नल फंक्शन को उस फंक्शन से मल्टीप्लाई करके एरिया अंडर द कर्व निकालना है। तो ये कर्नल फंक्शन की जिम्मेदारी होती है मेनली कि वो इंश्योर करे कि वो टोटल एरिया क्या बन रहा है, फाइनाइट बन रहा है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये फंक्शन वैसे t के साथ लगातार बढ़ता है, t = 2 पे 2 है, t = 5 पे 5 है, t = इन्फिनिटी बनेगा तो इन्फिनिटी, तो ये फंक्शन तो लगातार ग्रो कर रहा है। लेकिन अगर इसको इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये फंक्शन अगर डीके वाला है, प्रॉपर डीके वाला है, तो इसका और इसका प्रोडक्ट का एरिया फिर भी क्या बनेगा, फाइनाइट बनेगा। तो e⁻⁻st में s की वैल्यू
प्रॉपर आपको चूज़ करनी पड़ती है ताकि आपका प्रोडक्ट फंक्शन का ओवरऑल क्या हो, डिके हो। डिके से मेरा मतलब क्या, डिके तो वैसी लैंग्वेज है, अगर मैथ्स की लैंग्वेज में कहें, इनके प्रोडक्ट का जो इंटीग्रल है 0 से इन्फिनिटी तक वो कन्वर्जेंट बने। मतलब आप इस वाले फंक्शन के साथ ये वाला कर्नल फंक्शन मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्यों? इस वाले के साथ ये भी ग्रो कर रहा है और ये भी ग्रो कर रहा है। अगर आप इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो फंक्शन t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ग्रो करता रहेगा। ग्रो करना मतलब एरिया अंडर द कर्व आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये हाँ, कहीं कहीं ऐसा वाला भी चल सकता है, ये हम बाद में एग्जांपल में देखेंगे। किसी किसी केस में ये वाला कर्नल भी आपका बन सकता है, एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग वाला भी चल सकता है। कहाँ चलेगा वो आगे देखेंगे, बट दिस, लेकिन ये s की वैल्यू, इसीलिए ये जो रिस्ट्रिक्शन आई मैथमेटिकली, हमें रिस्ट्रिक्शन मिली थी, ये रिस्ट्रिक्शन इसीलिए आती है कि आपका इंटीग्रल प्रॉपर्ली कन्वर्जेंट हो, या आप उसे एरिया अंडर द कर्व के टर्म में कहें। एरिया अंडर द कर्व, किस कर्व का? मल्टीप्लिकेशन ऑफ k विद द गिवन फंक्शन। उस एरिया, उस कर्व का एरिया क्या रहे? फाइनाइट रहे। ओके। इन जनरली आपको जो s पे जो कंडीशन मिलेगी हमेशा इस प्रकार की मिलेगी, s मस्ट बी ग्रेटर देन सम वैल्यू। कोई फिक्स्ड क्वांटिटी होगी, कोई रियल नंबर होगा। अब ये रियल नंबर 0 भी हो सकता है, जैसा इन केसेस में। कभी कभी ये रियल नंबर पॉजिटिव होगा, माना s ग्रेटर देन 1 या s ग्रेटर देन 2 या s ग्रेटर देन 5, ऐसी कंडीशन। लेकिन कभी कभी ये रियल नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, s ग्रेटर देन -2 वाली कंडीशन भी मिल सकती है। लेकिन हमेशा कंडीशन इस तरह की मिलेगी कि हाँ, लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसी फंक्शन का इतना है, लेकिन साथ में जो कंडीशन है कि s इज़ ग्रेटर देन सम पर्टिकुलर वैल्यू। ओके, या तो s ग्रेटर देन 0 या s ग्रेटर देन a पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, या कभी कभी s ग्रेटर देन mod a भी होती है। इस तरह की कंडीशंस भी आती हैं, दिस विल सी। ओके, एक्चुअली यहाँ पे s पे जो कंडीशन आ रही है वो आपके फंक्शन के नेचर पे भी डिपेंड करती है, आपका फंक्शन किस तरीके का है। ओके, जैसे मैं यहाँ पे एक छोटा एग्जांपल ले रहा हूँ, इसको हम बाद में भी करेंगे। यहाँ से अब ये मैंने रेड में इसलिए लिखा है, इसको हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में शायद डिस्कस करेंगे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म किस तरह के फंक्शंस का आप डिफाइन कर सकते हैं। एक्चुअली वहाँ पे एक नोशन आता है, एक हम कहते हैं फंक्शंस ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, और एक हम कहते हैं पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शंस। इन दोनों चीज़ों को हम अलग अलग डिफाइन करेंगे, और जिस फंक्शन के पास ये दोनों प्रॉपर्टी होती हैं इस तरह के, उन्हें हम कहते हैं फंक्शंस ऑफ क्लास ए। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म बेसिकली फंक्शंस ऑफ क्लास ए पे ऑपरेट होता है। ओके, दिस कम्स लेटर, बट दिस, माना एक एक्सरसाइज की तरह इसे करें सिंपली, कि आपको ये फंक्शन दे रखा है ft e⁻at, जहाँ a कोई नंबर है, रियल नंबर है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ओके, पहले मैथमेटिकली करते हैं, ग्राफिकली तब देखते हैं। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म इतना होता है, fs जो है कैपिटल Ft का 1/s - a। कैसे? लेकिन साथ में कंडीशन ये मिलती है कि s a से ज़्यादा होना चाहिए। कैसे करके निकालते हैं इसे? डेफिनेशन e⁻st कर्नल गिवन फंक्शन e⁻at dt इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी करो। दोनों एक्सपोनेंशियल्स हैं, माइनस साइन कॉमन लेके s - a इंटू टी dt का इंटीग्रेशन आप कर दो। ओके, लेकिन ये इंटीग्रल केवल तभी डिफाइंड है जब s - a पॉजिटिव होगा। ये इंटीग्रल कितना है? e⁻s - a इंटू टी ओवर -s - a। ओके, लिमिट्स रखनी है 0 टू इन्फिनिटी। 0 लिमिट पे तो कोई दिक्कत नहीं है, t बराबर 0 होगा, e⁻0 1, ठीक है। लोअर लिमिट पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपर लिमिट पे अगर s - a खुद नेगेटिव हो गया, नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव, और t की जगह आपने रखना है इन्फिनिटी, e⁻ सम पॉजिटिव नंबर इंटू इन्फिनिटी डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो ये इंश्योर करने के लिए कि ये इंटीग्रल प्रॉपर्ली डिफाइंड हो, या ये दोनों लिमिट्स पे पुट करने पे कहीं पे भी हमें इन्फिनिटी टाइप का आंसर ना मिले, ये ज़रूरी है कि s - a पॉजिटिव होना चाहिए। s - a पॉजिटिव होने का मतलब s - a ग्रेटर देन 0, s - a 3 है, e⁻−3t, और t की जगह इन्फिनिटी रखो, e⁻3 इंटू इन्फिनिटी, कोई दिक्कत नहीं है, 0 हो जाता है, डाइवर्जेंट नहीं हो रहा है। लेकिन डाइवर्जेंस नहीं होने का की कंडीशन ये है, s - a क्या होना चाहिए? 0 से। मतलब ये इंटीग्रल या ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म तभी डिफाइंड है इसका, इस फंक्शन का, जब s - a 0 से ज़्यादा है, या s किससे ज़्यादा है? a से। a को इधर ले जाएं। तो मैं यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल लिखे हैं, माना a बराबर 1 और s बराबर 2। हाँ, तो 2 1 से ज़्यादा होता है, इस केस में वर्क कर सकता है। मतलब अगर आपको फंक्शन दे रखा है e⁻at, a की जगह 1 है, e⁻at मतलब e⁻t, फंक्शन e⁻at था, a की जगह 1 लिया, तो हाँ कंडीशन डिफाइंड है, मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म काम करेगा। क्यों काम करेगा उसको ग्राफिकली समझते हैं। गिवन फंक्शन है e⁻at, a की जगह 1 e⁻t, जबकि s की जगह हमको इस समय 2 लिया है। कर्नल फंक्शन e⁻−st होता है, तो s की जगह 2 है तो e⁻−2t है। कर्नल फंक्शन जो है वो e⁻−st e⁻−2t।
आप इस फंक्शन को इस फंक्शन से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करने वाले हैं। ये फंक्शन डेफिनेटली टी के साथ बढ़ रहा है। जो गिवन फंक्शन है a इक्वल टू 1 पर्टिकुलर केस हम देख रहे हैं, ये फंक्शन टी के साथ ग्रो करता है, एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग फंक्शन जिसे कहते हैं। पर कर्नेल फंक्शन में जो आपने s की वैल्यू ली है जो कि 2 है इस समय, उसके कारण वो डिकेइंग फंक्शन तो है ही, लेकिन उसका डिके इसकी ग्रोथ से फास्टर है। सिंपली ये e पावर टी है और ये है e पावर -2t। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, कर्नेल को फंक्शन से मल्टीप्लाई करें, तब जो फंक्शन बनता है वो कितना है, e पावर -t, e पावर t इंटू e पावर -2t, e पावर -t। e पावर -t फंक्शन t के साथ डिके ही करता है। डिके करने का मतलब उसका एरिया अंडर द कर्व क्या रहता है, फाइनाइट। आपको अकेले इसका एरिया नहीं देखना है, आपको अकेले इसका एरिया नहीं देखना है, इनके प्रोडक्ट के एरिया इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये ग्रो भी कर रहा है लेकिन ये उससे ज़्यादा रैपिडली डिके कर रहा है, तो इनका प्रोडक्ट स्टिल डिके कर रहा है, और वो ऐसा डिके कर रहा है कि उसका एरिया अंडर द कर्व स्टिल क्या बनेगा, फाइनाइट। लेकिन अब एक दूसरा केस देखिए, माना a बराबर -3 है और s बराबर -2। पहले इस कंडीशन को चेक कर लें, जो हमें कंडीशन जनरल मिल गई है। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता इतना ही है, इतना, लेकिन इस कंडीशन के साथ -2 -3 से ज़्यादा होता है। ओके, -2 इज़ ग्रेटर देन -3। यहाँ पे भी ये चीज़ वर्क कर रही है। अब जो हमने पीछे ये बात कही थी, आप इस कहानी पे आएँ तो आप बोलेंगे अरे s जब नेगेटिव होता है तब तो कर्नेल फंक्शन खुद ग्रो करता है, और कर्नेल फंक्शन को फिर फंक्शन से मल्टीप्लाई करना है और तब एरिया अंडर द कर्व निकालना है। अगर ये फंक्शन खुद ही ग्रो कर रहा है तो फिर ये तो एरिया अंडर द कर्व को इन्फिनिटी बना देगा। तो यहाँ पे ये कहानी कैसे काम कर रही है, ये जो कंडीशन हमें मिली है सही है। इस केस में भी हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, अरे s बराबर -2 है, ब्लू से दोनों जगह कर्नेल फंक्शन को दिखाया है। कर्नेल फंक्शन इस केस का कर्नेल फंक्शन एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, लेकिन इस समय a कितना है, -3। हमारा गिवन फंक्शन e पावर -3t बनेगा इस समय। गिवन फंक्शन को मैंने ब्लैक से प्लॉट किया है, ब्लैक से। अब की बार कर्नेल फंक्शन डेफिनेटली ग्रोइंग वाला है, पर जो गिवन फंक्शन है वो डिकेइंग वाला है। आप जिस फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन आपको निकालने को दिया गया है इन कंडीशंस में, वो फंक्शन डिके कर रहा है और उसका डिके रेट कर्नेल के ग्रोथ रेट से ज़्यादा है। ये e पावर -3t, a की जगह -3। जो फंक्शन सवाल में अगर आपको इतना रैपिडली डिकेइंग फंक्शन दिया गया है तो ये वाला कर्नेल फंक्शन भी काम कर जाएगा। इसे इस तरह से सोचिए आप, s बराबर +2 तो काम करेगा ही, +2 तो -3 से ज़्यादा होता है, और s जब प्लस पॉजिटिव होता है तब तो कर्नेल फंक्शन डिके करता ही करता है। डिकेइंग वाले कर्नेल फंक्शन तो यहाँ काम कर ही जाते, पर इस समय इतनी ग्रोथ वाला डिकेइंग फंक्शन भी कर्नेल फंक्शन भी काम करेगा। ये वाला कर्नेल फंक्शन शायद काम नहीं करेगा। कौन सा, ये वाला जो और रैपिडली ग्रो करता है। माना s बराबर -10 वाला, माना s बराबर -10 के करस्पॉन्डिंग वाला है, -10 -3 से ज़्यादा नहीं होता है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिफाइन करने के लिए इसका s को a से ज़्यादा होना पड़ेगा। -2 तो -3 से ज़्यादा होता है। ये ग्रोथ रेट e पावर 2t और डिके रेट है e पावर -3t। ये डिके इससे फास्टर है, तो इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन स्टिल आपको डिके पे ले जाएगा। इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लो, e पावर -t बनता है, डिके ही कर रहा है। e पावर 1t + 1t वो भी ग्रोथ है, लेकिन इसकी और इसके मल्टीप्लिकेशन स्टिल डिके करेगा। लेकिन अगर आप s बराबर -10 लेते हैं तो ये जो फंक्शन है कर्नेल फंक्शन, ये बना e पावर 10t, -st होता है तो e पावर 10t। ये ग्रोथ इतनी रैपिड है, ये इसकी डिके से पे इसकी जीत हो जाएगी, मतलब ये डोमिनेट करेगा इसको। आप e पावर 10t को e पावर -3t से मल्टीप्लाई करो, e पावर +70, एरिया अंडर द कर्व इन्फिनिटी बन जाएगा। तो होल आइडिया ये है, ये जो ग्राफिकल पिक्चर से मैं आपको समझाना चाह रहा था, जनरल पिक्चर तो आप यही रखिए दिमाग में। कर्नेल फंक्शन इस तरह का होता है। ओके, s यूजुअली शायद ज़्यादातर जगह आपको इनफैक्ट पॉजिटिव ही मिलेगा, लेकिन कभी कभी s की नेगेटिव वैल्यू भी वर्क कर सकती है। लेकिन फिर वो नेगेटिव वैल्यू वर्क कैसे करती हैं, अगर आप इस पिक्चर को ध्यान में रखें। अरे इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और एरिया को फाइंड करना है। अरे ठीक है, आपने कर्नेल फंक्शन इस समय एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग लिया है, पर वो इसलिए ले पाए आप उसे ग्रोइंग फंक्शन क्योंकि आपको जो फंक्शन खुद दे रखा था ये एक्सपोनेंशियली इस समय डिकेइंग था, a बराबर -3। ये इतना रैपिडली डिके कर रहा था कि एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग फंक्शन से मल्टीप्लाई करने के बाद भी एरिया अंडर द कर्व क्या बना, फाइनाइट बना। ओके, तो विद दैट आई वुड लाइक टू
एंड दिस लेक्चर टुडे। और नेक्स्ट लेक्चर से हम करेंगे कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस के लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स। ओके, और हम केवल कुछ ही एलिमेंट्री फंक्शंस के लैप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे, बाकी के लिए जिसे मैं ट्रिक कह रहा हूँ वो हम यूज़ करेंगे। ट्रिक का क्या मतलब है वो समझाऊंगा, बट प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज आइडियाज़। ओके, सो विद दैट आई वुड लाइक टू एंड दिस लेक्चर। थैंक यू एवरीबॉडी।